स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। 29 जुलाई का जो डे है वो एज ए इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के लिए स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उनको इस तरीके से जो ड्रेस है वो किया गया है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल टाइगर डे है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि 29 जुलाई को इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो कब से स्टार्ट किया गया। 2010 के समय में जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनका एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था रसिया के। वहाँ पे एक जगह है उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का जो मीटिंग है उसके अंदर में डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट ईयर के समय से 29 जुलाई का जो डे है उसको एज ए इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप से ऑब्जर्व किया जाएगा। और उसी मीटिंग के अंदर में ये भी डिसाइड किया गया था कि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है उसको हमें इंक्रीज करना है। उसके रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव आपने काफ़ी बार रीड किया होगा, TX2 इनिशिएटिव का अल्टीमेट मीनिंग है वो क्या था कि 2022 के समय टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है उसको हमें डबल करना है। 2010 के समय में जो पॉपुलेशन था उससे डबल है वो करना था 2022 के समय में। तो स्टूडेंट्स, क्या प्रेजेंट समय में हमारा जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है कि टाइगर्स का? हमारी कंट्री के अंदर आप देखिए कि वाइल्ड एरिया के अंदर में जो 70% टाइगर्स मिला करते हैं वर्ल्ड के अंदर में, उनका जो प्रेजेंस है वो आपको इंडिया के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक पॉइंट रीड किया है कि टाइगर रेंज कंट्रीज, क्या क्या जो सभी कंट्रीज हैं वो टाइगर रेंज के अंदर में आया करते हैं या कुछ लिमिटेड कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट हैं। लार्जर आप देखिए कि एशिया से रिलेटेड जो कंट्री हैं वो टाइगर रेंज कंट्रीज के रूप से काउंट हुआ करते हैं। इनका जो संख्या है वो 13 के आसपास है। 13 जो कंट्रीज हैं वो टाइगर रेंज के रूप से यहाँ पे काउंट है वो हुआ करते हैं। तो हो सकता है यूपीएससी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि स्टेटमेंट के अंदर में मेंशन कर दे कि सभी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो टाइगर रेंज नेशंस के रूप से आया करते हैं, जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर डिसाइड किया था कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को हमें डबल है वो करना है। तो ये जो कंट्री है वो 13 है, इनका संख्या है वो ज़्यादा नहीं है। सेकंड, आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडिया के अंदर में 70% पॉपुलेशन पाया जाता है टाइगर्स का। तो हमारे यहाँ पे ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनिशिएटिव के बारे में देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था स्टूडेंट्स? 1973 के समय में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 के समय में। वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का ये प्रोजेक्ट है हमारा, जिसको अभी रिसेंट ईयर्स में 50 ईयर हैं वो भी कंप्लीट हुए थे। आप देखिए कि जब इसको स्टार्ट किया गया था हमारे नेशन में 9 टाइगर रिजर्व हैं वो हुआ करते थे। और अब प्रेजेंट समय में जो टाइगर जो यहाँ पे रिजर्व हैं उनका संख्या है वो 58 या 59 है। ये जो नंबर है उसको एक बार आप ज़रूर से चेक करना कि प्रेजेंट समय में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनका संख्या है वो कितना है। तो इस तरीके से एक तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो प्रोटेक्टेड एरिया है टाइगर्स का वो इंक्रीज हुआ है। नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, 70% जो पॉपुलेशन है वो मिला करती है। ओवरऑल हमारा जो जो एरिया है उसका भी परसेंटेज में आप देखिए कि इंक्रीज हुआ। और अब इन सब एरियाज़ को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है उसको भी क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट ने। उसका नाम क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इसको किस एक्ट के थ्रू अमेंड करते हुए क्रिएट किया गया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। उसी के थ्रू आप देखिए कि अमेंड करते हुए 2006 के समय में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 5 या 6 के समय में इसको क्रिएट है वो किया गया था। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट बॉडी है जो रेगुलेट करता है टाइगर कंजर्वेशन का, जो इनिशिएटिव्स हैं उनको, टाइगर रिजर्व्स हैं उनको डेजिग्नेट करता है, समय समय पे अपना जो असेसमेंट है उसको कैरी आउट करता है। हो सकता है आपसे मेंस के अंदर में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसके अंदर तो आप देखिए कि आप इन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे रिसेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, जो कैमरा ट्रैप हैं उनको यहाँ पे इंस्टॉल करना हो, टाइगर्स का कोई भी जो आप देखिए वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे रोकना हो, तो ऐसे हमारे जो इनिशिएटिव रही हैं उसी को आप अपने आंसर के अंदर में लिखोगे। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न है वो क्या है? कंसर्न ये है कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे टाइगर हैं
जो टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व के अंदर में पाए जाते हैं, कि हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है, एक टेरिटरी के अंदर में वो रहा करता है, उनका जो टेरिटरी डिसाइड हुआ करता है। तो आप देखिए कि नंबर्स तो इंक्रीज हो गए, प्रोटेक्टेड एरिया है वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो उनके द्वारा आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, आउटसाइड द टाइगर रिजर्व भी उनका संख्या है वो इंक्रीज हुआ है। अब ये जो आउटसाइड नंबर हैं इनको कैसे यहाँ पे कैसे को एग्जिस्टेंस है उसको सेटअप किया जाए, जो हमने 29 जुलाई का जो न्यूज़पेपर था उसमें आप देखिए कि एक एडिटोरियल है वो पब्लिश हुआ था कि पायलट बेसिस के ऊपर में प्रोजेक्ट लाया गया है। स्टेट्स को टेक्नोलॉजी के ऊपर में मोर इन्वेस्टमेंट है वो करना होगा। टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व का जो प्रेजेंस है उसका को एग्जिस्टेंस को सेटअप करने के रिगार्डिंग में तो कुछ सजेशंस हैं वो वहाँ पे बताए गए थे। स्टूडेंट, जो टाइगर जो है वो टाइगर का IUCN स्टेटस क्या है? इसका जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। तो इस तरीके से आप देखिए कि इसको प्रोटेक्शन स्टेटस दिया गया है। हमारी कंट्री का जब हम नेशनल एनिमल के बारे में रीड करते हैं तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि बंगाल के अंदर में स्पेशली जो सुंदरबन का एरिया है वहाँ पे पाया जाता है, तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो आप देखिए कि हमारा नेशनल एनिमल के रूप से भी डेजिग्नेट है वो किया गया है। स्टूडेंट, जो टाइगर का जो प्रेजेंस मिलता है वो किस तरीके के टेरिटोरियल एरिया के अंदर में मिला करता है? क्या ग्रासलैंड ही इनका फेवरेबल एरिया हुआ करता है? क्या इसके अलावा डेजर्ट के अंदर में भी इनका प्रेजेंस होता है? डेजर्ट में तो आप देखिए कि प्रेजेंस वो नहीं होता है। हमारे यहाँ पे भी अगर कंट्री के अंदर में आप जो टाइगर रिजर्व्स के बारे में देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का जो वेबसाइट है उसके ऊपर में जाके, तो आप देखिए कि जो हमारा अरावली का जो माउंटेन रेंज है उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में किसी तरीके से जो टाइगर रिजर्व है उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसके अलावा आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में भी एक लिमिटेशन मिलेगा कि इस रेंज के ऊपर से जो टाइगर जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये कहाँ पे मिला करते हैं उसके बारे में अभी हमने देखा। रॉयल बंगाल टाइगर तो आप देखिए कि जो वेटलैंड कंडीशन है, मैंग्रोव्स का जो सिचुएशन है उसके अंदर में मिला करता है। इनका प्रेजेंस आपको ट्रॉपिकल एरिया के अंदर में भी मिलेगा, कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर में भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एरिया के अलावा आप देखिए कि ग्रासलैंड के वहाँ पे भी इनका प्रेजेंस हुआ करता है। ट्रॉपिकल एरिया के अलावा ग्रासलैंड के वहाँ पे भी, मैंग्रोव्स के अंदर में भी इनका प्रेजेंस आपको मिलेगा, मैंग्रोव्स के अंदर में भी। और मैंग्रोव्स के अलावा वेटलैंड का जो एरिया है वहाँ पे भी, वेटलैंड का एरिया वहाँ पे भी। तो इस तरीके का अलग अलग जो वेरिएशन है, अलग अलग जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनमें इनका प्रेजेंस होता है। डेजर्ट यहाँ पे नहीं मेंशन है। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपको ये देते हैं कि हमारे कंट्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम से एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था। अब ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसमें काफ़ी सारे जो बिग कैट हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जैसे कि चीता है, जैसे कि प्यूमा है, जैगुआर है। तो आपको ये बताना है कि जो बिग कैट इसके अंदर में इंक्लूड हुए हैं उनमें से कौन कौन से बिग कैट हैं वो इंडिया में मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि इंडिया के अंदर में चीता है वो नहीं होते थे, बट हम ट्रांसलोकेट करते हुए अफ्रीका से कुछ चीता हैं वो लेके आए थे और उसके बाद में उनका जो नंबर है वो भी इंक्रीज है वो हुआ है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये बताना है कि इंडिया के अंदर में कौन कौन से बिग कैट हैं वो मिला करते हैं और कौन से बिग कैट हैं उनका प्रेजेंस नहीं है जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पार्ट हैं। क्या वो जो बिग कैट हैं वो प्यूमा है यहाँ पे? क्या वो बिग कैट है वो जैगुआर है जो कि इस अलायंस का तो पार्ट है बट यहाँ पे इंडिया में उनका प्रेजेंस नहीं है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना या आपका जो नोट्स है उसके अंदर में इसको मेंटेन करना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स यहाँ पे इथेनॉल का जो मिक्सिंग है, जो आप देखिए कि इथेनॉल बाईफ्यूल का जो प्रोग्राम है उसके बारे में है यहाँ पे कि E20 जो फ्यूल यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगा और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जो जिनमें BS3 नाम का जो आप देखिए कि जो इंजन है वो वर्क किया करता है। तो उन व्हीकल्स के अंदर में कुछ चेंज करना होगा क्योंकि कुछ उनका आप देखिए कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इम्पैक्ट हो सकता है। स्पेशली जो रबर का जो पार्ट है, गैस किट्स का जो पार्ट है उनको रिप्लेस करने का यहाँ पे ज़रूरत है। क्या स्टूडेंट, जब E20 फ्यूल है वो व्हीकल के अंदर में यूज किया जाएगा तो उस समय क्या व्हीकल का जो माइलेज है वो इंक्रीज होगा क्या? तो माइलेज के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि मिनिस्ट्री ने अपना एक क्लियरिफिकेशन के अंदर भी मेंशन किया था
ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो माइलेज को इम्पैक्ट करते हैं। तो E20 फ्यूल की वजह से माइलेज में इम्पैक्ट है वो ज़रूर से हो सकता है, कुछ परसेंटेज का इम्पैक्ट वहाँ पे हो सकता है। पॉजिटिव क्या है इस इनिशिएटिव का? पॉजिटिव यही है कि आप देखिए कि जो एमिशन होता है व्हीकल्स से उसमें रिडक्शन यहाँ पे होगा। ये मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। ओवरऑल ग्राउंड लेवल के ऊपर में क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो आप देखिए कि कुछ ईयर्स के बाद में जब असेसमेंट किया जाएगा इस इनिशिएटिव का, तो उसी के बाद में उसका रिजल्ट है वो पता लगेगा। बट मिनिस्ट्री के द्वारा अपना क्लियरिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि जो एमिशन लेवल है, एमिशन लेवल को ये रिड्यूस करेगा जो व्हीकल्स से हुआ करता है। तो अर्बन एरिया के अंदर में जो एमिशन है, इसके अलावा आप देखिए कि जो पोल्यूशन है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प है वो करेगा। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, BS थर्ड व्हीकल्स के बारे में हमने देखा जो 2005 से लेकर 2016 का जो समय है, उस समय के दौरान में आप देखिए कि वो मैन्युफैक्चर हुए हुए व्हीकल्स हैं और उनमें कुछ चेंज का ज़रूरत है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बारे में। अब आप देखिए ये जो न्यूज़ है वो फर्स्ट न्यूज़ के रूप से मेंशन था न्यूज़पेपर के अंदर में, हम यहाँ पे इसको सेकंड वे में इंक्लूड किए हैं। इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट है वो आया है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको कि बैक डेट के अंदर में क्लियरेंस है वो प्रोवाइड किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है उसको यूज करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया है कि ऑफिस मेमोरेंडम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, और इस तरीके से बैक डेट के अंदर में इन्वायरमेंट क्लियरेंस को प्रोवाइड करना इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो ओवरऑल आप देखिए जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो प्रोसेस है उसको ये हैम्पर करता है, उसको ये इम्पैक्ट वो करता है। 2025 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर में ऑब्जर्व किया था कि बैक डेट के अंदर में इन्वायरमेंट क्लियरेंस को प्रोवाइड करना ओवरऑल उस प्रोसेस का इम्पैक्ट है। और आप देखिए कि इन्वायरमेंट जो और इस कंप्लीट प्रोसेस को इलीगल है वो भी बता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर उसी 2025 के लास्ट फेज में नवंबर दिसंबर के समय में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंटिन्यूएशन फेज के अंदर में हैं, पब्लिक का मनी उनके अंदर में लग चुका है, तो पब्लिक इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए वहाँ पे जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस उनको बैक डेट के अंदर में दिया गया था, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी है, जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट क्यों करता है, कोई भी प्रोजेक्ट आप देखिए कोई भी प्रोजेक्ट है जब उसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोवाइड होता है, तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस को प्रोवाइड करने के समय प्रोजेक्ट वहाँ से पास होगा, उसमें वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट है, इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद में ही क्लियरेंस प्रोवाइड होता है, तो इस प्रोसेस को ये डिक्लाइन करता है, इसको ये डैमेज करता है इस तरीके से बैक डेट के अंदर में किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस प्रोवाइड करना। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आपको क्लियरेंस का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, एयरपोर्ट को कहीं पे कंस्ट्रक्ट करना हो, रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हो, टाउनशिप का डेवलपमेंट हो, माइनिंग का वर्क हो, रिसोर्स का आप देखिए कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो, तो इन सब एरियाज़ के अंदर में इन्वायरमेंट क्लियरेंस है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 142 को यूज करता है उसके थ्रू जो क्लियरेंस है उसको प्रोवाइड कर सकता है कि आप यहाँ पे जहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो 142 को यूज करते हुए कुछ एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन है, जो एक्टिविटी हैं पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अलाउ है वो कर सकता है, ये भी यहाँ पे जजमेंट के अंदर में मेंशन किया गया है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने बेसिक्स को देखा, इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बारे में रीड किया। अब आपको यहाँ पे एक टर्म के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए कि टर्म मेंशन है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या है, बैक डेट के अंदर में। इस टर्म के रिगार्डिंग में आपने एक और वर्ड को रीड किया होगा पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर में, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो का भी मीनिंग यही है, रेट्रोस्पेक्टिव, बैक डेट के अंदर में। ये टर्म आपने पॉलिटी के अंदर में कहाँ पे रीड किया है, जब आप कोई भी अरेस्टेड पर्सन है उनको कुछ प्रिविलेज अवेलेबल हुआ करते हैं, तो आर्टिकल 20 का जो क्लोज 1 है जिसमें नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बताया गया है, कोई भी आप बैक डेट के अंदर में कानून है वो नहीं बना सकते, जिससे कि आप देखिए कि कोई भी क्राइम अगर कमिट हुआ है उस समय जो कोई लॉ एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग में किसी पर्सन को पनिश है वो किया जा सकता है। बट आप देखिए कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो जो का जो प्रोसेस है ये सिर्फ यहाँ पे
क्रिमिनल लॉ के अंदर में ही अप्लाई होता है, सिविल लॉ के अंदर में अप्लाई है वो नहीं होता है। ये सपोज कीजिए किसी पर्सन ने मर्डर किया है, मर्डर का जो चार्ज है उस समय में जो कानून है वो बताता है कि 10 ईयर का उनको यहाँ पे प्रिजन के अंदर में रखा जाएगा। 10 ईयर प्रिजन के अलावा आप देखिए कि उनको 2 लाख का जो फाइन है वो पे करना होगा। ये ऑफिशियली यहाँ पे पनिशमेंट है मर्डर के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए उस समय जब पर्सन ने क्राइम कमिट किया है उस दौरान में कोई जजमेंट इस तरीके से डिलीवर करे कि इनको डेथ पेनल्टी है वो दिया जाएगा, अगर ये लॉ के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता है डेथ पेनल्टी वहाँ पे, तो आप देखिए उसका जो अवार्ड है वो नहीं होगा, क्योंकि बैक डेट के अंदर में यहाँ पे चेंजेज नहीं हो सकते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर में। सिविल के अंदर में चेंज किए जा सकते हैं, पेनल्टीज के अंदर में चेंज हो सकता है कि कोई फाइन वहाँ पे लगता हो, पेनल्टी वहाँ पे लगती हो सिविल लॉ के अंदर में, तो उसका बैक डेट के अंदर में चेंज है वो हो सकता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में और इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो सिचुएशन है उसके बारे में। यूएस के वहाँ पे आप देखिए कि एक लेजिस्लेचर है उसको लाया गया है। पहले तो ये जो लेजिस्लेचर है उसका अल्टीमेट पर्पज़ ये था कि रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज करते हैं उन कंट्रीज को 500% ऑफ टैरिफ है उसको अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करने का कहा गया है कि 100% टैरिफ है वो उन कंट्रीज़ के ऊपर में लगेगा जो टॉप 5 के अंदर में आते हैं, जो रसिया के साथ में ऑयल का परचेज है वो किया करते हैं। तो हमारा कंट्री क्या ऑयल का परचेज करता है क्या रसिया के साथ में? यस स्टूडेंट्स, हम ऑयल का परचेज करते हैं। और अमेरिका इस तरीके से ऑयल का जो इम्पोर्ट है रसिया से उसको रिड्यूस करवाना चाहता है कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को ये इस तरीके से कुछ परचेज करना रसिया के साथ में, उस कन्फ्लिक्ट को आप देखिए कि यहाँ पे इग्नाइट करता है, उसको इंक्रीज है वो करता है, या इसको इस सिचुएशन में रसिया को सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। अर्लियर फेज में हमारा जो परचेज है वो 32 से लेकर 35% हुआ करता था, या आप देखिए कि 35 से लेकर 38 हुआ करता था। फिर ये जो परसेंटेज जो यहाँ पे जो 36 से 38 है या 35 से 38 है, ये परसेंटेज पिछले मंथ के दौरान में इंक्रीज हुआ जब रसिया ने प्रीमियम चार्ज है वो भी किया गया। रसिया जो डिस्काउंट के ऊपर में जो प्राइस दिया करता था उसको भी उन्होंने चेंज किया है, हाई रेट के ऊपर में वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद में भी इंडिया का जो ऑयल परचेज है वो 40% रसिया के साथ में हुआ है। एक तो वेस्ट एशिया में इम्पैक्ट होना, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होना, हमने हमारा जो ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई भी किया है, काफ़ी सारे अदर कंट्रीज से हम परचेज किए हैं, बट रसिया के साथ में परचेज है वो भी हमारा इंक्रीज हुआ है। अब चाइना का परचेज कितना है? चाइना का तो इंडिया से भी ज़्यादा है, 47 से लेकर 50% के आसपास जो परचेज है वो चाइना वहाँ पे किया करता है। तो हमारे ये जो नेशन है इनके ऊपर में 100% टैरिफ को लगाने के लिए एक प्रपोजल लाया गया है वहाँ के सीनेट के अंदर में। अब आप देखिए कि ये कब एग्जिस्टेंस में आता है या नहीं आता है, इन सब के बारे में समय के साथ में ही पता लगेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि ऑयल परचेज के बारे में मेंशन है। ऑयल के जो कंट्रीज हुआ करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। क्या स्टूडेंट्स रसिया नाम का जो नेशन है वो इसका पार्ट है क्या? रसिया इसका पार्ट है वो नहीं है। पहले आप देखिए कि इसमें 12 कंट्री होते थे, अब इसमें 11 कंट्री हैं, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात ने इससे एग्जिट है वो किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने इससे एग्जिट है वो किया है। बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सेटअप हुआ था, और जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूट्रल कंट्री है, जहाँ वो इसका पार्ट नहीं है। पर 2016 के समय में ओपेक प्लस नाम से एक इनिशिएटिव लाया गया, तो उसके अंदर में आप देखिए कि रसिया को इंक्लूड है वो किया गया है। तो ये रसिया के बारे में था, ओपेक के बारे में था, हमारे ऑयल परचेज के बारे में है, जो वेस्ट एशिया डिस्टर्बेंस और रसिया के वहाँ से जो डिस्काउंट रेट में हमको पहले मिलता था उसकी वजह से हम परचेज ज़्यादा संख्या में किए थे। अब प्रीमियम ज़्यादा है, वेस्ट एशिया में फिर से डिस्टर्बेंस है, तो फिर हमारे पास में आप देखिए अल्टीमेट जो सोर्स है वो रसिया ही है, जिसके साथ में हम परचेज हैं वो हमारा 36 से 38 है, जो लास्ट मंथ में 40% हुआ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वेस्ट एशिया के बारे में है। अभी आप देखिए कि वेस्ट एशिया का कन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हुआ है, कुछ दिनों तक कोई फायरिंग नहीं हुआ था, फिर यहाँ पे फिर से जो फाइटिंग है वो रिज्यूम हुआ है। तो बार बार आप जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप रीड करोगे
तो एम के गांधी का एक स्ट्रेटजी हुआ करता था मूवमेंट के अंदर में कि वो स्ट्रगल को कैरी आउट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद में वो ट्रूस करेंगे, कुछ समय का वो आराम करेंगे, फिर से स्ट्रगल को वो कैरी आउट करेंगे। काफ़ी बार उनके मूवमेंट में आपने ऑब्जर्व किया होगा स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल का जो ये स्ट्रेटजी है। वो क्या स्ट्रेटजी होता था कि कोई मूवमेंट किया, मूवमेंट के अंदर में कोई रॉन्ग वहाँ पे परसेप्शन क्रिएट हुआ, वो मूवमेंट को विड्रॉवल करते थे, फिर से ग्राउंड को प्रिपेयर करते थे, फिर से आप देखिए कि मूवमेंट को कैरी आउट करते थे। कभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में चोरी चोरा का इंसिडेंट है, उसके थ्रू उन्होंने विड्रॉवल कर लिया था कि अगर पब्लिक ने वायलेंस का जो वे है उसको चूज किया है तो वायलेंस के समय तो कभी भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस मूवमेंट को सप्रेस वो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी हुआ करता था एम के गांधी का। वेस्ट एशिया का सिचुएशन भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। आप देखिए कि कभी उनका कन्फ्लिक्ट होगा, फिर कुछ समय के लिए रिजोल्व होगा, जो जून के समय भी हुआ था, फिर यहाँ पे भी फाइटिंग कुछ समय के लिए रुका था अभी प्रेजेंट समय में, और उससे पहले भी आप देखिए कि जो अप्रैल मई के समय में भी कुछ समय फाइटिंग है वो नहीं हुआ, कुछ समय एक दूसरे के अगेंस्ट में अटैक्स हैं वो नहीं हुए, फिर बार बार अटैक्स होते हैं। तो ये सिचुएशन आपको वेस्ट एशिया में मिलेगा। कौन कौन कंट्री किसको टारगेट करता है उसके बारे में अगर हम देखें तो जॉर्डन को टारगेट किया गया है ईरान के द्वारा। जॉर्डन जहाँ पे यूएस के बेस भी सिचुएटेड हैं तो वहाँ तक अटैक है वो किया गया। यूएस ने भी आप देखिए कि ईरान के वहाँ पे एक बैरेज है उसको टारगेट किया है, बैरेज को गिराया गया है यूएस के द्वारा उनके अटैक के थ्रू। यूएस और सऊदी का जो फोर्स है वो यूनाइट होते हुए यहाँ पे अटैक करना चाहते हैं। बट आप देखिए कि जो इराक का जो एरिया है, जो अपना एरिया शेयर करता है सऊदी के साथ में, इराक के वहाँ पे बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो कि प्रो ईरान है, ईरान से वो सपोर्ट करता है, और वो आप देखिए कि सऊदी के अगेंस्ट में जो सऊदी को टारगेट है वो कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेस्ट एशिया के बारे में है। कुवैत और बहरीन नाम का जो नेशन है उसको पहले ही टारगेट कर लिया गया है, वहाँ पे डिसैलिनेशन का जो प्लांट है उसको भी टारगेट किया गया था बेसिकली डेट ईरान के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, मिड डे मील स्कीम के बारे में है। अब आप देखिए कि मिड डे मील स्कीम है वो क्या है। मिड डे मील स्कीम यही है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको न्यूट्रिशनल क्वालिटी के अंदर में जो फूड है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, न्यूट्रिशनल क्वालिटी का फूड हो, ओवरऑल उनका जो ग्रोथ है उसको ये इंक्रीज है वो करे। तो मिड डे मील स्कीम। अब वेस्ट बंगाल के वहाँ पे क्या चेंज हुआ, जब नया गवर्नमेंट आया तो उन्होंने आप देखिए कि कहा कि जो स्कूल्स के अंदर में मिड डे मील का जो सप्लाई है वो इस्कॉन फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? इस्कॉन फाउंडेशन के द्वारा। इस्कॉन फाउंडेशन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी है फॉर कृष्णाज कॉन्शियसनेस, कि लॉर्ड कृष्णा है उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि अवेयरनेस है, उनका जो वैल्यूज़ हैं उनको ये प्रमोट है वो करता है। तो ये तो बेसिकली आप देखिए माइथोलॉजिकल वर्क यहाँ पे हुआ। इनके द्वारा जो फूड के रिगार्डिंग में भी जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो मिड डे मील स्कीम के अंदर में ये सप्लाई है वो करेंगे इस्कॉन फाउंडेशन के द्वारा। अब कंसर्न ये था कि जो स्टूडेंट जो जिन स्टूडेंट्स को प्रोटीन का ज़रूरत है, एग भी वहाँ पे सप्लाई होना चाहिए। तो एग के रिगार्डिंग में क्लियरिफिकेशन ये आया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो वहाँ पे एग का सप्लाई है वो करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और कंसर्न है, एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग में कंसर्न है। वो क्या है? आप देखिए कि जब जब कोई भी स्कूल है उसके लोकल एरिया में कोई नीडी पर्सन है, कोई विडो पर्सन है जिसके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको इस तरीके से स्कूल के अंदर में जॉब दे दिया जाता था कुक का। स्कूल के अंदर में उनका जॉब होता था कुक का। अब यहाँ पे इस्कॉन फाउंडेशन कोई एक लार्जर फाउंडेशन ऐसे सप्लाई करेगा तो इन लोगों का जो यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिनको 1000 या 2000 के आसपास पैसे मिल जाते थे, आप देखिए कि हमारे लिए ये पैसे ज़्यादा नहीं हैं, बट जिन लोगों का जो डेली जो एक्सपेंस है, डेली जो खर्चा है वो 20, 30 या 40 के आसपास हो, उनके लिए ये जो पैसा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उनको इस तरीके से जो सपोर्ट मिलता था उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। इसको पार्लियामेंट के अंदर में भी क्वेश्चन है वो किया गया था। अब ये जो मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है ये कब स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर में? मिड डे मील आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय ही जो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का एरिया है वहाँ पे तो ये प्रैक्टिस मिलता है। फिर के कामाराजार नाम से जो पर्सन हैं, जो एक पॉलिटिशियन थे, जब वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने इसको लार्जर वे के अंदर में प्रमोट किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे भी केस पहुँचा, PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, PUCL वर्सेज
PUCL बेसिकली एक आप देखिए कि NGO है जो अलग अलग रिफॉर्म्स के ऊपर में काम करता है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी। उनके इस केस के अंदर में 2001 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिड डे मील स्कीम्स हैं जिनको कि लार्जर स्टेट्स को प्रोवाइड करना होगा। हर एक स्कूल कोशिश करे, हर एक स्टेट कोशिश करे कि मिड डे मील है उसको यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाए। प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री के अंदर 2.4 मिलियन के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो इसके बेनिफिशरी हैं। उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको ये इम्प्रूव है वो करता है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऐसे ही एक IAS ऑफिसर थे, आकांक्षा अला उनका नेम है, आकांक्षा अला उनका नेम है। जब उनका पोस्टिंग हुआ नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट के अंदर में, तो वहाँ पे देखा कि जो स्कूल के अंदर में किचन गार्डन है वो होना चाहिए। किचन गार्डन का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि वो ऐसे एरिया के अंदर में स्कूल है जहाँ पे जो फ्रेश जो वेजिटेबल है उसका सप्लाई नहीं हो सकता है। सप्लाई नहीं हो सकता है तो उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो किस तरीके से यहाँ पे यूज आएगा। तो उन्होंने स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उसके रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव चलाया था कि स्कूल के ही एक एरिया के अंदर में किचन गार्डन है उसको सेटअप करे, जिसमें बेसिक जो वेजिटेबल्स हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को वहाँ पे उनका इम्प्रूव कर सकें। तो ये आकांक्षा अला हैं जिनका एक इनिशिएटिव रहा है किचन गार्डन इनसाइड द स्कूल, जो कि बेसिक सप्लाई है वो कर सके, न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। इसका एक और पॉजिटिव क्या है? एक पॉजिटिव ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स अब स्कूल में जाते हैं तो उनको आप देखिएगा एग्रीकल्चर के बारे में तो काफ़ी कुछ रीड करते हैं, बट यहाँ पे अगर उनके द्वारा ये प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि उनके द्वारा प्लांटिंग करवाया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा कि ऐसे प्लांटिंग होगा, तो आप देखिए कि उनका जो अवेयरनेस भी तो इंक्रीज होगा ना इस सेक्टर के अंदर में। उनका हो सके कि किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फ्यूचर के समय कैरी आउट करे, कोई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को वो कैरी आउट करे। तो ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को इस तरीके से इंटरेस्ट एक्टिविटी के अंदर में इंगेज है वो भी करना चाहिए। तो ये मिड डे मील के बारे में देखा, बेनिफिशरीज के बारे में देखा। मिड डे मील स्कीम को PM पोषण के नाम से भी जानते हैं। एक ब्यूरोक्रेट के हमने एग्जाम्पल के बारे में रीड किया, केस के बारे में यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? आप देखिए कि हमारे जो स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है, दिल्ली के आसपास के जो स्टेट्स हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट जो NCR का जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आप देखिए कि दिल्ली ही नहीं है, सिर्फ दिल्ली नहीं है, क्योंकि एक ओनली टेरिटरी के थ्रू जो एयर पोल्यूशन है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये कलेक्टिव यहाँ पे एफर्ट्स का रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ दिल्ली ही इसका पार्ट नहीं है, दिल्ली के अलावा स्टूडेंट्स हरियाणा भी है, हरियाणा के अलावा पंजाब भी है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को भी इसका पार्ट माना गया है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को भी पार्ट माना गया है, और राजस्थान के भी कुछ हिस्सा हैं वो इसका पार्ट हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं उनका जो स्टेट्स और दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उनका जो कलेक्टिव वे के अंदर में एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी को जो मैनेज करता है उसको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के नाम से हम जानते हैं। अब उन्होंने स्टेट्स को डायरेक्शन दिया है कि आपको जो क्या है कि ड्रोन्स को डिप्लॉय करना है, जिससे कि आप स्टेबल बर्निंग है उसको यहाँ पे एनालाइज कर सको, उसको यहाँ पे मोनीटर है वो कर सको। स्टेबल बर्निंग क्या है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में जब से मशीन का यूज इंक्रीज हुआ है, अब आप देखिए कि कोई यहाँ पे प्लांटिंग है तो मशीन अगर उसको कट करेगा, क्योंकि एक तो आप देखिए उसके लिए कम्प्लीटली यहाँ पे फ्लैट जो हैं वो खेत आपको चाहिए, फ्लैट खेत हैं वो नहीं हो सकते, तो मशीन का जो कट है वो एक डिस्टेंस के ऊपर में होता है, तो इतना जो रेजिड्यू वहाँ पे बचा करता है उसको आप देखिए कि जलाया जाता है किसानों के द्वारा। जलाते क्यों हैं? क्योंकि स्टूडेंट जब खरीफ का जो क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग कंप्लीट होता है अक्टूबर के समय में होगा। जो नवंबर का जो समय है, और इवन आप देखिएगा अक्टूबर का ही जो लेट समय है उसके दौरान में मस्टर्ड जो है, जो सरसों जो है उसका बुआई है वो स्टार्ट होता है। गेहूं जो है वो लिटिल बिट लेट होता है, नवंबर 10 15 तक वो चलता है। तो आप देखिए कि इस तरीके से डिफरेंस है। तो उनके पास में जो समय है वो कितना है? 15 डेज का समय है। खरीफ और रबी का जो बुआई है उसके अंदर में मैक्सिमम वहाँ पे जो समय है वो 20 डेज 30 डेज का है। तो इस समय के अंदर में खेत के अंदर जो रेजिड्यू हैं उनको अगर कट भी कर दिया जाएगा तो डिकम्पोज हैं वो नहीं होंगे, कम्प्लीटली मिट्टी के अंदर में नहीं मिलेंगे। इस वजह से उनको जलाया जाता है, क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो जल्दी से डिकम्पोज हैं वो हो सके।
तो ये स्टेबल बर्निंग के बारे में हमने देखा, रीजन्स के बारे में हमने देखा, एयर का मूवमेंट भी आप देखिए कि इम्पैक्ट करता है। और अभी के समय से स्टेबल बर्निंग का जो मॉनिटरिंग स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से लिटिल बिट रिड्यूस हो सके, फार्मर्स हैं वो यहाँ पे अवेयर हैं, वो हो सकें। और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे क्रैकर्स को बैन कर दिया जाना, जैसे व्हीकल्स को आप देखिए कि OD1 है वो करना। वो व्हीकल्स को OD1 करने के अलावा जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो एक्टिविटी है दिल्ली NCR के अंदर में, उनको आप देखिए कि वहाँ पे रिड्यूस कर देना, उनको क्लोज है वो कर देना कुछ समय लिए, जब एयर क्वालिटी लार्जर वे में इम्पैक्ट करती है आफ्टर द दिवाली के बाद में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि एजुकेशन सिस्टम का जो क्राइसिस है वो आप देखिए कि इस तरीके से जो एक रेस्पॉन्स दिया गया है कि यहाँ पे डेट NTA के कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो इम्पैक्ट हुआ और जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में इन सब प्रोटेस्ट का जो है उसके रिगार्डिंग में एक नया एक्ट है वो लेके आ गए कि नया एक्ट यहाँ पे आया है। और ये जो नया एक्ट है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप करता है, जो आप देखिए कि यहाँ पे जो नया कानून है वो जो पनिशमेंट है उसके लेवल को इंक्रीज करता है। तो कोई भी सेक्टर में जब प्रोटेस्ट होता है, कोई भी सेक्टर के अंदर में जब वॉइस रेज होती है, तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि एक नया कानून है वो लेके आया जाए, उसके प्रोविजंस के थ्रू उसको डील किया जाए। हाँ, ज़रूरत है तो आप लेके आइए कानून को, अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स ओवरऑल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाएगा जब तक प्रॉब्लम का जो मेन आर्किटेक्चर है उसमें इम्पैक्ट कहाँ पे है, क्या उसका डिसफंक्शनलिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रीजन है, क्या उसके जो वर्क करने वाले ऑफिशियल्स हैं वो ऑटोनोमस वे के अंदर में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का जो 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 यहाँ पे स्थिति है उसके ऊपर में कोई इम्पैक्ट है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको भी यहाँ पे जो एड्रेस करने का ज़रूरत है। और यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में कहा गया, नए कानून के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप किया जाएगा। हमारी कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, सपोज कीजिए हमारे कंट्री के अंदर में 700 या 900 के आसपास फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, जिसमें लार्जली जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं वो तो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, जो पोक्सो है उसके रिगार्डिंग में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो लार्जर पोक्सो के यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, अदर भी हैं, बट ये इसके अंदर में भी बैकलॉग है। 2.2 लाख के आसपास ऐसे केसेज हैं जो यहाँ पे भी पेंडिंग के अंदर में हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में भी। तो नया को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। चेंज का ज़रूरत क्या है, चेंज का ज़रूरत ये है, एक तो आप देखिए कि S राधाकृष्णन कमेटी है, सॉरी K राधाकृष्णन कमेटी जो 2024 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उनकी रिकमेंडेशंस को यहाँ पे एक्सेप्ट वो किया जाए, NTA के अंदर में चेंज किया जाए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक सजेशन है उसको भी यूज़ किया जाए। बट आप देखिए कि सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को यूज कर लिया गया जिससे सभी प्रॉब्लम सोल्व होगा, ये भी नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के भी कुछ इश्यूज हैं जो हम SSC के एग्ज़ाम के अंदर में देखते हैं। SSC का जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, सोशल मीडिया पे उसके रिगार्डिंग में जो सर्कुलेट हुआ करता है कि कैसे उस एग्ज़ाम में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रूरल एरिया से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको अब देखिए कि कंप्यूटर का किसी तरीके से अवेयरनेस नहीं है, उनका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कर सकता है। तो ये भी अल्टीमेट सॉल्यूशन के रूप से नहीं है। JEE एडवांस की तरह जो JEE एडवांस का जो पेपर होता है IITs में एंट्रेंस के लिए, तो उस तरीके से आप देखिए कि पेपर को यहाँ पे सेट है वो किया जाए। तो ये जो अलग अलग इश्यूज़ हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, उनको भी, उन चैलेंजेस को भी कंसीडर करने का ज़रूरत है, जिससे कि ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर का ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स का जो कंसर्न है उसको रिजोल्व है वो किया जा सके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो FCRA बिल के बारे में है। कैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को ये FCRA बिल है एक थ्रेट के रूप से क्रिएट करता है, उनके लिए एक थ्रेट को ये क्रिएट करता है। अब हम पहले तो आप देखिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है उसको हम FCRA के नाम से जानते हैं, कि बाहर के कंट्रीज से जो पैसा आता है और उसके रिगार्डिंग में नए कानून में कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं उनको इंक्लूड किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि उनको यहाँ पे अपोज करना, उनको बाईपास करना पॉसिबल नहीं है। और कुछ जो NGO जो हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस को रेज किए हैं कि अगर वो फंक्शन नहीं करेंगे, फंड नहीं आएगा तो फंक्शन नहीं करेंगे, तो जो उनका बेनिफिट होता है सोसाइटी में वो भी यहाँ पे एक उनका जो एग्जिस्टेंस को ये थ्रेट करता है, ये यहाँ पे नया जो कानून है।
तो आप देखिए कि किसी भी नेशन के अंदर में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो कंट्री है वो यहाँ पे एक सस्पिशियस वे के अंदर में बाहर से आने वाला जो पैसा है उसको एक थ्रेट के रूप से देखता है कि कहीं कोई बाहर से जो कंट्री है वो यहाँ पे आप देखिए अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए कोई फंडिंग तो प्रोवाइड नहीं किया है। मैक्सिमम कंट्रीज रेगुलेट करते हैं फॉरेन फंडिंग को, फॉरेन से आने वाला जो पैसा है उसको मैक्सिमम कंट्री हैं वो रेगुलेट करते हैं। 1976 से पहले हमारे कंट्री में भी कोई रेगुलेशन नहीं होता था, बट 1976 के समय जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आप देखिए कि FCRA का जो कानून है वो लेके आए थे। उस समय का जो 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 कंट्रोल यूटिलाइजेशन जिस तरीके का सिचुएशन था उन सभी को देखते हुए वो कानून लाया गया। इमरजेंसी का भी सिचुएशन था 1973 के समय में, तो डीस्टेबलाइज किया जाए किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा, कोई फॉरेन कंट्री इंटरवेन करे इस तरीके से पैसा भेज के, इस तरीके का भी जो कंसर्न है वो एग्जिस्ट करता था। फिर आप देखिए कि काफ़ी बार एक टर्म होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या उसको भी बाहर से पैसा आ सकता है क्या। पॉलिटिकल फंडिंग को बैन कर दिया गया कि पॉलिटिकल जो फंडिंग है वो नहीं होगा। ये 2010 में फिर से कानून लाया गया FCRA का, और उसमें पॉलिटिकल फंडिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बता दिए गए कि कल्चरल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के रिगार्डिंग में, रिलीजियस है, सोशल प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग में जो NGO हैं वो यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन NGO हैं वो वर्क को कैरी आउट करेंगे। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसका रिक्वायरमेंट रहेगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को इन सेक्टर्स में काम करने के रिगार्डिंग में। अब जो यहाँ पे नया कानून आया है, नया जो बिल आया है, उसको कैसे जो प्रेजेंट सोसाइटी हैं वो देखते हैं। आप तो एक तो आप देखिए कि जो कुछ NGO हैं, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने एज ए थ्रेट के रूप से इसको देखा है कि उनका जो फंक्शनिंग है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। स्लेज हैमर इफेक्ट भी यहाँ पे बताया गया कि स्लेज हैमर इफेक्ट है वो भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है, कि जो अथॉरिटी है, जो फंड को एक रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी वो रहेगा, अगर यहाँ पे जो सर्टिफिकेट समय से नहीं मिलता है तो उस अथॉरिटी को पैसा है वो ट्रांसफ़र होगा, अथॉरिटी को पैसा ट्रांसफ़र होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको पब्लिक इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए कि पब्लिक इंटरेस्ट का किस तरीके से है, उसके रिगार्डिंग में उसका जो सर्टिफिकेशन है वो भी कैंसिल हो सकता है। सर्टिफिकेशन कैंसिल होगा, उनके पास में जो पैसा है वो अथॉरिटी को जाएगा, जो अथॉरिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे एक एग्जेम्पशन क्लोज के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अपना फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को ये थ्रेट करता है कि उनका एक तो फंड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट जो बताया गया कि उसके इंटरेस्ट के अंदर में कैंसिल हो सकता है, बट पब्लिक इंटरेस्ट कहीं पे डिफाइन नहीं है, काफ़ी वेग्यू वो टर्म है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो है गिग वर्कर्स के बारे में। गिग वर्कर्स का एक जो कानून है उसका हमारे कंट्री को रिक्वायरमेंट है। अब कंट्री को रिक्वायरमेंट किस तरीके से है इस गिग वर्कर्स के कानून का, आप देखिए कि जिनेवा के वहाँ पे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर में एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 193, उसको अडोप्ट किया गया। 193 जो कन्वेंशन है उसका अडोप्शन हुआ कि जो डिसेंट वर्क है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के अंदर में डिसेंट वर्क है उसको कैरी आउट करना है, उसके लिए कंट्रीज हैं वो कानून को यहाँ पे जो लॉ है उसको एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे। अब आप देखिए कि इंडिया जो है इस इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर जो प्लेटफॉर्म वर्कर उसके वोटिंग प्रोसेस के अंदर में इंडिया एब्सेंट होता है। अब ये इंडिया एब्सेंट हुआ, हर एक कंट्री से 3 पार्टीज हैं वो गए थे। एक आप देखिए कि गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स है, एक जो एम्प्लॉयर है उनका है यहाँ पे, और ये वर्कर्स का जो डेलीगेशन है, जो काम करने वाले जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनका एक डेलीगेशन है। तो हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर के अलावा जो वर्कर्स का डेलीगेशन, उन्होंने तो ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर उसके फेवर के अंदर में वोटिंग किया, इन्होंने तो वोटिंग किया, बट गवर्नमेंट का वहाँ पे एब्सेंस रहा, गवर्नमेंट उस ट्रीटी का पार्ट है वो नहीं रहा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये ट्रीटी में क्या चेंज होता है।
ओवरऑल एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर में जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं 154 से लेकर 435 मिलियन वर्कर के आसपास ऐसे लोग हैं जो गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इसमें काम करते हैं। सेकंड, अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये जो कानून है, ये जो ट्रीटी है, जो कानून है, इंडियन लॉ है, वो रिफ्यूज करता है यहाँ पे जो एक्सटेंडेड फ्लोर राइट्स हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, उनके क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग में, को जो कोर एरिया का जो प्रोटेक्शन, जो उनको किसी तरीके से आप देखिए कि ओवर टाइम वर्क का कोई कोई उनको बेनिफिट है वो नहीं मिलता है, कैसे उनका एक सोशल सिक्योरिटी फंड है उसके अंदर में कुछ फंडिंग हुआ करती है, कुछ सपोर्ट हुआ करता है, तो इनको इनको ओवरऑल जो बेनिफिट मिल सके, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट हो, वर्क से रिगार्डिंग में जो बेनिफिट हो, उनका एग्जिस्टेंस में उनको एग्जिस्टेंस में लाने के रिगार्डिंग में ये ट्रीटी है। अब अगर हमारी कंट्री का सिचुएशन को अगर हम देखें तो टोटल जितने भी प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उसका 39% ऐसे वर्कर हैं जो कि आप देखिए कि 10,000 से लेकर 25,000 का जो पैसा है मंथली बेसिस के ऊपर में कमाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं 34% ऐसे लोग हैं जो कि आप देखिए कि ये जो पैसा है 25 से लेकर 40 तक उनके द्वारा कमाया जाता है, बट उनका जो शिफ्ट हुआ करता है वो 12 आवर से भी मोर का उनका शिफ्ट होता है। कोई ओवर टाइम उनको नहीं मिलता है क्योंकि किसी तरीके से जो लॉ है उसके अंदर में उनका जो जो लॉ के अंदर में उसका डिफाइन है वो नहीं है। गवर्नमेंट ने एक सोशल सिक्योरिटी का जो जो यहाँ पे लेबर कोड लाया गया था उसको गवर्नमेंट ने बताया था कि कैसे उसमें एक फ़ंड क्रिएट किया गया है जिसमें 1% से 1-2% के आसपास जो पैसा है वो फंड किया जाता है। आईएलओ के मैक्सिमम कन्वेंशन हमारे कंट्री ने यहाँ पे रेटिफाई किए हैं, उनको एग्जिस्टेंस में लाया गया है, बट कुछ आईएलओ के ऐसे भी कन्वेंशन हैं जो हमने रेटिफाई नहीं किए हैं, जैसे कि 87 का एक कन्वेंशन है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। 87 का एक आईएलओ का कन्वेंशन है जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा आप देखिए कि 98 है राइट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग। और 190 है जो कि वर्क प्लेस को एक सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए है, सेक्सुअल हरेसमेंट को प्रोहिबिट करता है। तो ये कुछ ऐसे कन्वेंशन हैं आईएलओ के जो हमने रेटिफाई है वो नहीं किए हैं। वैसे तो हमारी कंट्री के द्वारा आउट ऑफ द 8 जो कोर प्रिंसिपल हैं जिसमें 6 को रेटिफाई किया गया, ये 2 कोर प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पे नहीं रेटिफाई हुए हैं। इंडिया के अंदर में जो लेबर है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट्स अपना कानून बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे राजस्थान ने बनाया था प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रिगार्डिंग में, तेलंगाना एंड कर्नाटका के वहाँ पे भी जो बेटर लॉ हैं वो देखने के लिए मिले हैं, कैसे उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कैसे उनको हेल्थ का भी बेनिफिट है वो देता है वो कानून वहाँ पे। तो उस तरीके से लॉ हैं वो हमारी कंट्री के अंदर में भी एग्जिस्टेंस में आए, और समय के साथ में प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो इंक्रीज होंगे तो हमें उसी सिचुएशन को देखते हुए इनको बेनिफिट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स का जो वर्किंग एरिया है वो सिर्फ बिग सिटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है। इवन आपको स्मॉलर जो टाउन्स हैं वहाँ पे भी आपको जो जोमेटो हैं, जो 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 यहाँ पे कोई भी डिलीवरी ऐप है उसका जो वर्किंग है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 18 एंड 19 सेंचुरी के समय में बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे जिस तरीके से रेनिजा का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, जो सेल्फ अवेयरनेस है वो वहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो अवेकनिंग का जो समय था वो एक पायोनियर समय था बंगाल के अंदर में, कैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनका वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो वो जो रेनेजेंस है, बंगाल का जो रेनेजेंस है, कैसे इंटेलेक्चुअल, सोसाइटल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी इम्पैक्ट है वो किया था। तो उसी दौरान में 1896 के समय में एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, उसको सेटअप किया गया था। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अभी आपके इसके 150 ईयर्स हुए हैं। सीवी रमन नाम के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे फिजिक्स सेक्टर के, उन्होंने आप देखिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट बने थे कुछ समय के लिए, उन्होंने इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो रिसर्च है उसको कैरी आउट किया था। और उनका एक रिसर्च आया था वाटर स्कैटरिंग के बारे में, रमन इफेक्ट, और उसी रमन इफेक्ट की वजह से उनको 1930 के समय में नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था किसी भी एशियन पर्सन को
जो साइंस के सेक्टर के अंदर में। बट उससे पहले अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम नोबेल प्राइज़ के ही बारे में देखें तो 1913 में आप देखिए कि गीतांजलि का जो राइटिंग है उसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मिल चुका था। बट ये साइंस सेक्टर में जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है जो रमन इफेक्ट की वजह से मिला था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे हमारे जो जो अर्लियर जो लीडर्स होते थे उन्होंने अपना जो साइंस को, अपने जो साइंटिस्ट हैं उनके वर्क को प्रमोट करने के लिए कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वहाँ पे सेटअप है वो किया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस उसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्टूडेंट्स ब्रिक्स के मीटिंग के बारे में, कि ब्रिक्स का मीटिंग है वो इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज होगा। तो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना का जो लीडर हैं, रसिया के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए विजिट करेंगे सितंबर के समय में। तो ये बेसिकली एक ब्रिक्स मीटिंग के बारे में बताता है। एक होमवर्क आपको दे देते हैं, होमवर्क आपको ये देते हैं कि रिसेंट समय में आप देखिए कि ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसमें एक्सपेंड हुआ है, ईरान भी इसका पार्ट बना है, ब्रिक्स का जो मेंबरशिप एक्सपेंड हुआ। तो कौन कौन से कंट्री हैं? ओरिजिनली जो 5 कंट्री होते थे, ओरिजिनली तो वैसे 4 ही हुआ करते थे, बाद में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज़ के अलावा जो नेशंस इसके पार्ट बने हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और एक तो आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया का जो 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 कंट्री है अभी रिसेंटली इसका पार्ट बना है ब्रिक्स का जो एक्सपेंडेड जो मेंबरशिप है उसके अंदर में। फॉर्मर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सर, तो आप देखिए कि डॉक्टर मनमोहन सर हैं, उनका समय के अंदर में उनके एलिगेशंस लगे थे कोल ब्लॉक स्कैम के अंदर में उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो उनके रिगार्डिंग में जो जो एलिगेशंस उनको क्लोज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसके डिसरेस्पेक्ट के बारे में बताया गया कि अगर उसका डिसरेस्पेक्ट किया जाएगा तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट जो है, नेशनल जो ओनर्स है उनको जो किसी भी तरीके का जो इंसल्ट है उसको वो प्रिवेंट करता है, 1973 का जो एक्ट है। तो उसी के बारे में ये मेंशन है कि अब उसके अंदर में नेशनल सॉन्ग को भी इंक्लूड कर दिया गया है जिसमें नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और अब नेशनल सॉन्ग है वो भी इसका पार्ट है, वो यहाँ पे बना है। एग्जाम के पर्पज से क्या पता होना चाहिए? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब जिन्होंने पहले बंग दर्शन में उसको लिखा, बाद में उनका जो एक आनंद मठ नाम का जो राइटिंग है उसके अंदर में उन्होंने लिखा। हमारे फ्रीडम मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट सॉन्ग ये बनता है, इम्पोर्टेंट सॉन्ग था जो लोगों को यूनाइट करता था, चाहे वो बंगाल पार्टीशन का समय हो या बाद में अदर मूवमेंट्स हो कंट्री के फ्रीडम के रिगार्डिंग में। 1937 के समय कांग्रेस का जब सेशन हुआ तो इसको आप देखिए कि डेट वंदे मातरम जो है उसको एज ए इम्पोर्टेंट सॉन्ग के रूप से अडोप्ट किया गया। और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, इंडिया को फ्रीडम को अचीव किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भी इसको नेशनल सॉन्ग के रूप से अडोप्ट है वो किया था। एआई क्रैश के बारे में है, सेंटर का रिपोर्ट बताता है कि कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन है वो नहीं था, फ्यूल स्विच और इन सब के बारे में। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करता है, स्पेशली आप देखिए कि जो एविएशन सेक्टर का हुआ करते हैं। जो डीजीसीए है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो बॉडी है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो कि यूएन का जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्शन के थ्रू एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन बॉडी को सेटअप किया गया था। फिर आप देखिए कि मध्य प्रदेश के बारे में ये मेंशन किया गया है कि वहाँ पे जो 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 भोजशाला कमल मोला मॉस्क है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर में जो उनको मिला है, जो जजमेंट का जो पार्ट है उसको इंक्लूड किया जाए, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ग्रीन ग्राम के बारे में है, ग्रीन ग्राम क्या होता है? जो मूंग जो हुआ करता है उसको ग्रीन ग्राम हम बोला करते हैं। आपने काफ़ी बार स्प्राउट्स के अंदर में इसको यूज़ किया होगा, मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर में। तो आप देखिए कि जो ग्रीन ग्राम जो होते हैं उनका जो जो प्रोक्योरमेंट है उसको इंक्रीज किया है मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उस दौरान में वहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला था। उससे पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस तरीके से इसका प्रोक्योरमेंट है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2020 के समय में, क्या हमारे कंट्री के अंदर में जो पल्सेज को जो हम देखते हैं तो ग्रीन ग्राम ही यहाँ पे एक डोमिनेटेड पल्स है क्या, डोमिनेटेड दाल है क्या? तो ग्रीन ग्राम नहीं है, वो बेसिक ग्राम है, जो चने का जो दाल होता है ना वो यहाँ पे डोमिनेटेड हमारा जो पल्स है जो दाल है यहाँ पे ग्रीन ग्राम है वो नहीं है। क्या स्टूडेंट्स ग्रीन ग्राम जो है वो रबी का क्रॉप है क्या? रबी का क्रॉप नहीं है, लार्जर एरिया में खरीफ के अंदर में इसको उगाया जाता है, बारिश में इसको उगाते हैं
और कुछ 1-2 महीने के अंदर में इसमें जो जो मूंग हैं वो लगते हैं, फलियों के अंदर में वो लगा करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में हमारा जो प्राइवेट स्पेंडिंग है उसमें इंक्रीज हुआ है, उसको यहाँ पे बताया गया है। और 0.83% ऑफ जीडीपी है ये यहाँ पे जो स्पेंडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब आप देखिए कुछ ऐसे कंट्री हैं जैसे कि साउथ कोरिया है जहाँ पे 4% का स्पेंडिंग है। साउथ कोरिया के अलावा जापान है, यूएस है, चाइना है, ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे न्यूज़ को मेंशन किया गया। इजराइल ने कहा है कि हजीबुल्लाह ने फिर से जो सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उसको वायलेट किया है। इजराइल आर्मी है वो यहाँ पे ट्रूस के वायलेशन को देखते हुए उन्होंने, आप देखिए कि अटैक है वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यूएस के जो यूएस के अंदर में जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। रसिया ने, आप देखिए कि टेलीग्राम के जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के जो चीफ हैं उनको यहाँ पे टेररिस्ट का जो चार्ज लगाया गया है, उनके टेररिज्म का जो चार्ज लगाया गया है उनके अगेंस्ट में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, जापान में अर्थक्वेक आया था तो हमने रीड किया था। अब आप देखिए उसी के इम्पैक्ट को बताया गया, कैसे लोग उसमें फंसे हुए हैं, कैसे वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और रसिया यूक्रेन के बारे में है, यूक्रेन ने रसियन रिफाइनरी है उनको यहाँ पे टारगेट है वो किया है। जेलेंस्की जो यूएस के विजिट के लिए गए थे उस समय ये सिचुएशन हुआ। वेस्ट बैंक में आप देखिए कि ओनली जो सिचुएशन है जो वर्सनिंग सिचुएशन में है, यूएन का जो ह्यूमन राइट जो चीफ है, ह्यूमन राइट जो ऑफिस है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। और यमन ने कहा है कि जो जैसा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर में जो कंट्रोल है, ऐसा ही कंट्रोल वो बेबल मंदाब में जो रेड सी का एरिया है वहाँ पे वो इम्पोज कर सकते हैं कि कुछ पैसा है वो पे करना होगा, उसी के थ्रू सेफ्टी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो बोले हैं कि वो रिटर्न करेंगे इस साल के एंड तक। जैसा भी सिचुएशन है, अगर उनको प्रिजन में रखा जाएगा तो प्रिजन के अंदर में जाएंगे। फियर ऑफ जो लाइफ का जो उनको फियर होने के बारे में कि लाइफ को एंड कर सकता है उनका ये जो वापस से रिटर्न, बट उस समय भी उन्होंने कहा है कि वो वापस से रिटर्न करेंगे बांग्लादेश के लिए। एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसको हम रीड किए। कल हम, आप देखिए कि न्यूज़पेपर नहीं अपलोड कर पाए तो इस वजह से आज हम यहाँ पे अपलोड किए हैं। डिले के लिए सॉरी स्टूडेंट्स। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन करना। जो कमेंट सेक्शन में जो आपको होमवर्क पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन में आप बताना। और आपका कोई फ्रेंड जो स्टडी करता हो यूपीएससी के लिए, अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो तो उसको भी आप ये शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।